दिस इज व्हाट, सिंपल डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको रिवर्स आउट करना है तो देखना थोड़ा सा खोपड़ी लगाते हैं अपन। एक तो इसको dx से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, dx से, क्या बनेगा बताना, और रिवर्सिंग, बोलो बोलो क्या बन जाएगा, dy बन गया, बोल बेटा, सही है। और ऐसे dy dy कितने सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे होंगे, तो ऐसे सबको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया। ये सिंबल जानते हो क्या, ये वाला, दिस इज व्हाट, हाँ समेशन कहते हैं इसको, है ना शायद, हाँ वही। हाँ ये गरीबों वाली लैंग्वेज है, ठीक है, गरीबों वाली इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन, ये सॉरी जो समेशन हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस चीजों के लिए ठीक होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ में आता है, अलग अलग काउंट कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग कर रहे हो तो समेशन इज गुड इनफ। अरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वाला सिंबल दिखता होगा ऑटो सम के नाम से, ठीक है, हाँ सर यही तो किया हाँ है सर। हाँ, बस इसी को ऐड करने को बोलते हो तुम, यही वाला बटन दबा देते हो, खेल खत्म, ठीक है, डायरेक्ट सम, ठीक। तो ये ऑटो सम फंडा क्या है, ये एक्चुअल वैल्यूज को काउंट कर सकता है जो कि अलग अलग हों। अच्छा ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बताओ, 7वीं 8वीं क्लास है, 9th सर क्लास, इंफिनिटी है। इनफाइनाइट, सब थोड़ी जोड़ दिए तुमने। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, आई हैव एडेड 1 + 2 दिस इक्वल्स टू 3, क्या तुमने 1 से 2 के बीच में सारे नंबर जोड़ दिए कि सिर्फ 1 और 2 जोड़ा है, 1 और 2। समझ आ रहा है। तो समेशन फर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हम जब भी सारे नंबर्स को रीड आउट करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मान लो एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, अज्यूम करो आई हैव वन, बहुत ही पतला से रॉड है, या वायर मान लो एक एल लेंथ का, इट्स अ वायर, ठीक है। इसके छोटे 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 हिस्से करो, कितने हिस्से कर सकता हूँ इसके, बताओ, ये बताओ, सर एक वायर को 5 5 10 10 20 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, Infinite. इनफाइनाइट, Infinite. yes, these can be broken down into infinite elements। कितने एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं बेटा इसके, इनफाइनाइट एलिमेंट, बहुत सारा। हाँ बहुत छोटे छोटे कितने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत पॉइंट है, गिन ही नहीं सकते। तो इन सब चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग किस चीज का सहारा लेते हैं, ये समेशन फेल कर जाता है इस कंडीशन में। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन इनको बोला जाता है बेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा बोला जाता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। आप ऐसा थोड़ी है कि मतलब अलग अलग पॉइंट पे काउंट कर सकते हो, कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें, बहुत होंगे यार, एक मोल के अंदर ही एन होते हैं, एन जानते हो, एवोगैड्रो नंबर, अभी आ गया क्या, आ गया होगा, हाँ। तो एवोगैड्रो नंबर एन ए 6.022 × 10⁻23 एक मोल के अंदर ही हो जाता है, और इसमें तो पता नहीं कितने सारे मोल्स होंगे, तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। और मोल को भी तोड़ दो साला, और तोड़ दो, पार्टिकल्स के बीच में भी तो और तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप कितने छोटे छोटे हिस्से कर सकते हो, उसके इनफाइनाइट हिस्से कर सकते हो। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ये सम वाली चीज फेल हो जाती है। तो मुझे अगर ओरिजिनल y बनाना है किसमें से, अल्टीमेटली सिर्फ माहौल समझना, कोई सेंस बनता नहीं इस बात का, ठीक है। इफ आई वांट टू क्रिएट dy/dx से मुझे दोबारा y बनाना है, तो एक प्रोसेस लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने के लिए इस तरह की कंडीशन जनरेट हो जाती है कि आप ऐसे समझो कि प्रोसेस पलटना है। तो पलटना है मतलब क्या, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, ये बताओ, मुझे y बनाना है dy/dx से, तो y बनाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, सिंपल घटिया, dx इंटू, हाँ मतलब एकदम घटिया वाला लॉजिक दो, घटिया एकदम एकदम रद्दी छा, मतलब जो मतलब एकदम उल्टी आ जाए ऐसा, ठीक है, ऐसा करना चाहिए शायद। देखो ये मैथमेटिकली बहुत गलत बात बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। वाह सर गजब, मजा ला दिया, dx हाँ से, सर क्योंकि अब मल्टीप्लाई करे तो फिर डिवाइड भी तो करना होगा अरे खत्म करने के लिए। बस ऐसे नहीं, प्रोसेस पलट रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एक नई स्टेप जनरेट हो रही है, मुझे y बनाना है dy/dx से, तो किससे डिवाइड कर दूं, d/dx से, मतलब उल्टा,
तो रिप्लेस हो जाएगा ना, निपट जाएगा। लॉजिकली तो ऐसे ही लगता है, यहाँ अगर अपन घटिया वाले लॉजिक से बोलें, अगर तुम लोग बचपन में ऐसे सीखते आए हो तो शायद, भगवान जाने, 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको अगर मुझे 2 बनाना है तो क्या करूंगा, ऊपर 5 इंटू 3 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 बन जाएगा ना। हाँ सर, हाँ तो यही ऐसे ही गधेपंती करते। करी। अरे बहुत फालतू लॉजिक ठीक है ये, मतलब एकदम रद्दी लॉजिक बनाया मैंने अभी, है ना, मतलब इसके लिए मुझे क्या बोले, छोड़ दो, इसे कहते हैं घटिया लॉजिक। लेकिन यही घटिया लॉजिक से लॉजिक बनता है। इस लॉजिक से ये बनता है, देखो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो मैंने प्रोसेस में किया क्या, dy बाय dx को मैंने dx से मल्टीप्लाई किया और एक 1/d का फैक्टर जनरेट किया जबरदस्ती का। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन बन जाएगा कुछ y dx, मतलब क्या बोल रहा हूँ बट, क्या बोले, हाँ, ये 1/d इंटू dy बाय dx इंटू dx, ये जो फैक्टर है ये क्या बोल रहा है, इस पूरे फैक्टर को बोलो। ये जो फैक्टर आया ना, इसी का नाम पड़ा, मतलब रिवर्स हो गया, ये रिवर्स कर दिया आपने। रिवर्सिंग करने का मतलब अब क्या हो रहा है कि यू आर क्रिएटिंग अ रिवर्स फंक्शन। देखा जाए तो प्रॉपर रिवर्जन कहाँ हुआ है, इस पूरे फंक्शन पे हुआ है। 1/d इधर और dx इधर, आपने ऐसा कुछ किया टू क्रिएट योर होल फंक्शन ऑफ y अगेन। ये आपको पता होता है, ये ऑलरेडी गिवन होता है। मान लो इसकी वैल्यू है लेट से fx, dy बाई डी एक्स करोगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन ऑफ x आएगा ना, ये समझ में आता है। जैसे मान ले sin x था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर cos x। cos x। तो cos x तो पता है ना मुझे, अब cos x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, एक तो dx का मल्टीप्लाई करना है और एक 1/d का फैक्टर जनरेट करना है। तो ये जो पूरा टर्म बना, इसी को हमने इंटीग्रेशन का नाम दिया। और इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं फाइनली, कुछ समझ में नहीं भी आए तो भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है, बकवास की जा रही है सिर्फ। और ये जो 1/d है ना, यहाँ पे लग जाता है ये सपोला सपोला एक्टिव गोल्ड, इसे कहते हैं सांप, ठीक है। सर इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका नाम है कुछ बोलते हैं ना इंटीग्रेशन। इसको। हाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन सिंबल, ये इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभार, या इंटीग्रल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। जैसे वहां पे डिफरेंशियल ऑपरेटर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटीग्रल ऑपरेटर, सही है। तो यहाँ पर इस फंक्शन ने किया क्या, इस शहर को हुआ क्या है, चारों तरफ धुआं धुआं, नहीं चारों तरफ कोरोना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज रिवर्सिंग द प्रोसेस, रिवर्स कर दे रहा है ये पूरा। ये एफ एक्स डी एक्स को अगर करोगे तो मेरे पास में कुछ फंक्शन y का बन जाना चाहिए ऑटोमेटिक, आई शुड रीच द अबव पोर्शन। क्योंकि इसका सेंस क्या है, क्योंकि हमने इसमें उल्टा काम खेला है, dy बाई डी एक्स को dx से मल्टीप्लाई किया और 1/d का पोर्शन खेला है, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, कि देखने से कि हाँ बस रिवर्स कर दो काम बन जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। रिवर्सिंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, लॉजिक जनरेट करने पड़ेंगे या फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, एज यूजुअल फॉर्मूले तो रटने ही है, और कुछ लॉजिक जनरेट होंगे। तो जो फाइनल सेगमेंट आया जिसका नाम पड़ा वो ये है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन का फंक्शन आया। और y जो मेरा निकल के आया, ये इंटीग्रेट होने के बाद में आया है फंक्शन, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट होने के बाद में एक नया फंक्शन बनता था, वैसे ही एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद में एक नया फंक्शन बना, दैट इज नोन एज y। y इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल पर पहुंचे हम लोग। अगर sin x को डिफरेंशिएट करके cos x लाते हो तो cos x को इंटीग्रेट करके फिर वापस कहाँ पहुंचना चाहिए, sin x, पलट जाना चाहिए लॉजिकली, और ऐसा होता है। सर रिवर्स करने के लिए कर रहा है हाँ रिवर्सिंग, इंटीग्रेशन। यस, मतलब यू आर ट्राइंग टू रिवर्स द प्रोसेस, और होता भी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर देयर रिवर्स प्रोसेसेस। एक के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, एक के अंदर में डिवीजन है, थोड़ा सा समझो। एक है रेशियो, अगर मैं सिंपल बात बोलूं तो डिफरेंशिएशन इज व्हाट,
is division of two quantities. ठीक है, whereas integration is multiplication. तो वेरी फ्रैंक मतलब ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही फंक्शन जनरेट होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या चीज निकलती है अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा? जैसे मान लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या देता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या देगा? एरिया। एरिया। दैट्स द लॉजिक कि ये जो फंक्शन है ना इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन जनरली एरिया के ऊपर भी इसके एप्लीकेशंस पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के नाम पर भी इंटीग्रेशन लगता है। सही है, इससे आप एक सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इससे आप एक स्क्वायर का भी एरिया जनरेट कर सकते हो, एक ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल सकते हो, एक इर्रेगुलर शेप का भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, यही इसका फायदा है इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा था। समझ आ रहा है? टेन थीटा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट के बारे में बता पा रहा था। सही है, ये क्या कर रहा है, वो टेंजेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ऐसे मान लो पहले सिर्फ फील करेंगे, आज सिर्फ फील ही करना है अपने को, ज्यादा कुछ करना नहीं। बट क्या लिख रहा हूँ, y बराबर एफ एक्स। देखो y और x के बीच का ग्राफ है, थोड़ा तसल्ली से सोचें। एक सिंपल सा तुम्हें, नहीं ट्रायंगल में तो आधे फैल जाएंगे, रहने दो। ये क्या है, देखने से क्या लगता है? That's a rectangle, right? A और B, correct? What is its area बेटा? A into B. A into B. So A into B. ठीक है, लाओ नाउ लेट्स प्रूव इट डाउन। वैसे प्रूव करने की बात तो बाद में करेंगे, पहले इसका लॉजिक समझते हैं क्या हो रहा है। क्या हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है, अब क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ने कुछ ऐसा काम किया कि भाई सबसे पहले मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये तो बहुत रेगुलर शेप है, तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे। लेंथ और ब्रेड्थ दिख रही है, कांस्टेंट है, आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ऐसा होता है इसी की जगह, वैसे ट्रेपेजियम बनाया जा सकता है, ठीक है थोड़ा अलग ही बना देते हैं। रुक जा, थोड़ा डिजाइनर कर्व बनाते हैं। ये ले खुश हो जा, कुछ ज्यादा ही डिजाइन हो गया, इतना भी डिजाइन ठीक नहीं है। हट, ये इसका एरिया निकालने को बोलूं फिर क्या लग रहा है ये? कुछ भी मान ले तेरे को ऐसे दे रखा है, देख तेरे को इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं कुछ कुछ। ये ए है, ठीक है, ये बी है, वाह, और ये वाली भी लेंथ दे रखी है, दिस लेंथ इज लेट्स से सी, ठीक है, और ये भी भाई सी ही है। क्या एरिया निकाल सकते हो? हाँ Yes sir. हाँ, क्या कैसे निकालो? हाँ रेक्टेंगल का एरिया निकालो। चलो इसका एरिया निकाल के दिखाओ, चलो यही एक सवाल है तुम्हारे लिए, एरिया। चलो बताएं कितने लोग सही बताते हैं। चलो एक सवाल आपके सामने है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट है। कितना घटिया डायलॉग। सर ए इंटू बी तो हो जाएगा। ए इंटू बी हो जाएगा? यस सर। कैसे लॉजिक दिया? सर वो सी को सर वो सी को काट के लगा देंगे। मतलब सबको फील आ रहा है कि ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया एक जैसा है, तो हम एक दूसरे को उठा के चिपका देंगे। भाई साहब किसने बोला कि ये पॉइंट तुम्हारा एकदम b/2 पे है? चमका दो।
ये लेंथ किसने बोली कि ये b/2 है? मैंने बोली क्या? सर हम लोग मान गए। कैसे प्री अज्यूम कर ली? हाउ द हेल डिड यू प्री अज्यूम दैट? AB plus pi c square। यू कांट टेल सर इट। दोनों का डायमीटर सेम है। नहीं, यही तो नहीं है। किसने बोल दिया? और किसने कह दिया ये सर्कल भी है? सर्कल के आधे हिस्से सेमी सर्कल है क्या? क्यों पैराबोलिक नहीं हो सकता? पैराबोलिक नहीं हो सकता क्यों? साइन का ग्राफ नहीं हो सकता? एक साइन का हो सकता है, एक पैराबोला हो सकता है, एक सेमी सर्कल हो सकता है, एक पैराबोलिक हो सकता है। कोई शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ? ये तो मैंने काफी तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि इससे क्या तुम काफी लोगों के परसेप्शंस दिखने लग गए कि किस तरीके से हम सोच रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे सोच पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। लॉजिक जनरेट कर रहे हो, दिस विल हेल्प यू आउट। मतलब मेरी पढ़ाई हुई चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं कुछ कुछ। मान ले ऐसा डिजाइन होता तो अब बता सकता था क्या? बोल। नहीं सर। कैसा शेप हो गया ये? इर्रेगुलर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। वेव जैसा हो गया है। मतलब कुछ गंदा सा हो गया ना अल्टीमेटली। मैक्सिम कुछ हाँ। डाल नहीं सकते क्या? क्या बेटा? मैक्सिमा यूज नहीं मैक्सिमा नहीं यूज कर सकते इसमें? नहीं 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 बेटा, मैक्सिमा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें इसकी इक्वेशन भी दे दी बाई चांस कि y बराबर fx टाइप का कोई फंक्शन है। ठीक है, ये जो ऊपर की जो लाइन चल रही है ना, इसकी इक्वेशन दे रखी है तुमको। अब इक्वेशन देख के हर पॉइंट का थोड़ी निकालोगे भाई वैल्यू, बताओ। तो परेशानी शुरू हो रही है क्योंकि ये शेप इर्रेगुलर है, हम इसका एरिया डायरेक्टली बता नहीं सकते। ऊपर वाले का एरिया निकालना बहुत आसान था कंपैरेटिवली, डायरेक्टली आपने a इंटू बी कर दिया क्योंकि वो एक रेगुलर रेक्टेंगल दिख रहा है, एक रेगुलर शेप नजर आ रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है उसमें। यहाँ पर शुरुआत हुई न्यूटन की इंटीग्रेशन के अप्रोच की। उसने कहा कि इस पोर्शन को काटना शुरू कर दो। क्या कर दो? जैसे एक पेपर है, पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स काट सकते हो क्या? बहुत पतली पतली। अबे हट, कौन से कलर की काटी जाए ये बताओ? ग्रीन काट लेते हैं ऐसे। एक स्ट्रिप ये, फिर अगली स्ट्रिप ये, थोड़े दूर दूर बना रहा हूँ। वाह क्या स्ट्रिप काटी, इससे बढ़िया मैं हाथ से काट दूंगा। रुक जा, ऐसी कितनी स्ट्रिप्स काट सकता हूँ बेटा मैं, बताओ? बहुत सारे सर, जिस हिसाब से आप लेंथ और ब्रेथ ले रहे हो उस हिसाब से। हाँ, मतलब मेन बात समझ में आ रही है। इसमें कितनी स्ट्रिप्स काट सकता हूँ? इनफाइनाइट। वो तो डिपेंड करता है कितनी थिकनेस की काट रहे हो। समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक ऊपर भी था। अगर याद करो एक रॉड जो ली थी अपन ने, उसमें भी कितने एलिमेंट काट सकते थे? इनफाइनाइट। वो तो डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इसमें एक एलिमेंट पकड़ा। क्या करा? एक एलिमेंट। लेट से आई मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला बेटा? x एक्सिस पे x। ठीक है, और कितना? एक स्ट्रिप काट ली इसमें पतली सी। ये देखने में मोटी लग रही है पर है बहुत पतली। ठीक है, कितनी थिकनेस की काटी बेटा? बहुत पतली थिकनेस की, dx। dx पहले भी मैंने तुम्हें बताया, dx इज वेरी स्मॉल। कितना डिफरेंस होता है? ऑलमोस्ट इंस्टेंट। याद है dx और dy कब जनरेट करते थे? जब x या y कैसे हो जाते थे? डेल्टा x डेल्टा y, बहुत छोटे। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो एरिया क्या लिखूंगा? इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या उसको डीए लिख लूं? डीए मतलब छोटा एरिया। मतलब जब स्ट्रिप पतली है तो एरिया भी छोटा आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है बेटा? ब्रेड्थ कितनी है इसकी? ब्रेड्थ बोलेंगे ना इसको। हाँ, ए।
अरे ये ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ये वाली ए ए है ना, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। और ऐसे सारे स्ट्रिप्स को अगर मैंने जोड़ दिया, क्या मैं टोटल एरिया तक पहुंच जाऊंगा? बोलो। यस सर मतलब if I able to Yes, add sir. all the strips which are available over here, then I will reach to this particular area. अब ऐसा किया क्यों सर? ये तो वैसे भी दिख रहा है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? ADX सब जोड़ते चलो, कभी ना कभी तो ये बन ही जाएगा, दिख ही रहा है। सही है, मैंने कहा ये फर्क पड़ता है जब इस तरह का शेप आता है। देखना इसमें स्ट्रिप पकड़ते हैं, आ जाओ। एक एक्स दूरी पे चलो और एक पतली सी स्ट्रिप पकड़ो। ठीक है, अच्छा ये लेंथ कितनी होगी बता सकता है कोई? अच्छा ये लेंथ मैंने दी नहीं है फिलहाल, चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा नीचे बिठा देते हैं तो ठीक रहे, पूरा शेप नीचे तक बहुत हेल्प हो गया सर। है ना। हाँ हेल्प हो गया, उसका रीजन है, वरना तुम में से आधे फैल जाएंगे अभी। ये लेंथ कितनी होगी बेटा? मेरे ख्याल से y होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? y। y की वैल्यू पता है क्या तुमको? वाई तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। अब ये है, बिल्कुल है। देखो इसको जूम करते हैं, थोड़ा समझो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आएगी तुमको। ये कुछ शेप ऐसा नजर आ रहा है तुमको, हल्का सा, ठीक है? थोड़ा सा मैं जो जूम करके देख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नजर आता हुआ है। दोनों तरफ y सेम है कि अलग अलग है बेटा, ये बताओ। अलग है सर, अलग थोड़ा अलग है सर अलग अलग है। एक मिनट, वेट, हो गया। हाँ ओके, तो दोनों के y सेम नहीं है बेटा, अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब इसको अगर y1 बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? y2। ठीक है, इसका एरिया निकालना आता है क्या? वैसे अगर ये सिंपल, क्या इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? ये नीचे वाला सेगमेंट अलग, ऊपर वाला सेगमेंट अलग, तो नीचे का एरिया अलग निकाल लो। कितना होगा नीचे वाले का एरिया? y1 हाँ y1 इंटू, अच्छा इसकी थिकनेस कितनी है इस स्ट्रिप की? dx। dx तो क्या हो जाएगा बेटा ये ग्रीन वाला शेडेड एरिया? y1 into dx y1 इंटू डी एक्स, करेक्ट। अच्छा ऊपर वाला कितना निकालोगे ये बताओ? y2 में से y1 माइनस करें, और फिर आगे पता नहीं। y1 में प्लस हाफ इंटू y2 माइनस y1 इंटू हाँ, मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए शायद y1 इंटू डी एक्स, देखना मैं गलती नहीं करूँ, तुम लोग चेक करके बताना, प्लस हाफ इंटू y2 माइनस y1, बेस इंटू हाइट होता ना, इंटू डी एक्स। ये बताओ, सही है। बोलो ये ठीक है? यस सर हाँ, अच्छा एक चीज सोचो, y2 और y1 में चेंज कितना होगा? अगर x में चेंज छोटा है dx, तो कैन आई राइट y2 माइनस y1 एज dy? अरे y2 और y1 में भी तो चेंज कम ही होगा, तभी तो dy और dx का लॉजिक लगा है। ये समझ में आता है? यस सर अच्छा अगर ये लॉजिक समझ में आता है तो ये dA क्या बन जाएगा देखना, y1 इंटू डी एक्स प्लस हाफ dy इंटू डी एक्स। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? yes, yes. अच्छा ये सोचो, dy छोटा है, मतलब dx छोटा है और dy भी छोटा है, तो dx इंटू dy मतलब dx है कुछ कुछ, dy भी है कुछ कुछ, तो मल्टीप्लाई करोगे कुछ कुछ को कुछ कुछ से, तो क्या बनेगा? कुछ इंटू 4 टाइम्स कुछ 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 square, मतलब कुछ 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 कुछ,
मतलब ये कुछ भी नहीं। देखा जाए तो ऐसे समझो कि dx की वैल्यू है 0.000001, उसमें dy की भी वैल्यू है 0.00005, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट, इस वैल्यू को क्या करा जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटा? नेग्लेक्ट। कुछ चमका? हाँ सर। तो Yes, sir. अल्टीमेटली मैंने किया क्या? आई हैव स्किप्ड दिस पर्टिकुलर एरिया, मैंने ये वाला एरिया स्किप कर दिया। अच्छा, ये एरिया बहुत बड़ा था कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। बहुत दिस इज छोटा। नेग्लेक्टेड। और अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो देखो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिप मेरी रेक्टेंगल टाइप की बन रही है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना मेरे लिए आसान है। रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना आता ही है ना। ऐसी सारी स्ट्रिप्स पकड़ता हाँ। चलूंगा, इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में। हाँ, वाई बदलेगा, ये लॉजिक है। यहाँ पर y1 है, अगल बगल वाले में हो सकता है y3 y4 हो, तो y3 उसका मेन सेगमेंट आ जाए। ठीक है, तो y जरूर बदल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम इन सब को, इस इर्रेगुलर शेप को किस में तोड़ पा रहे हैं इफेक्टिवली? You can break this particular curve into a lot of rectangles with very little thickness. सही है, ये एक्चुअली में रेक्टेंगुलर स्टेप्स नहीं है, पर हम ऐसा मान पा रहे हैं क्योंकि वो जो ऊपर वाला जो कर्वेचर का जो एरिया है, वो जो कर्व वाला पार्ट है, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। जितना छोटा आपने इसकी स्ट्रिप को पकड़ा, उतने चांसेस कम है कि आपका एरिया जो ऊपर में जो नेग्लेक्ट हो रहा है वो मतलब मैटर करेगा हमारे पर्टिकुलर एरिया। समझ आ रहा है? अच्छा, हमारे जो मेजरमेंट्स होते हैं वो पहली बात कभी कंप्लीटली करेक्ट तो होते नहीं है, ये भी समझ में आना चाहिए। समझ आ रही बात? हमने भी बहुत चीजों में मैथमेटिकल लॉजिक्स ही लगाए, ठीक है। तो हम हर एक शेप को कैलकुलेट करने के लिए भी बेसिक फंडों का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के शेप्स का ही लॉजिक लगा के हमने एरियाज के बारे में सोचा भी है काफी हद तक, ठीक है। तो इर्रेगुलर शेप को भी एरिया निकालने वाइज ये अप्रोच मेरी बेटर हो सकती है इन कंपैरिजन टू तुम्हारे वो मैक्सिमा ले लो सर, मिनिमा ले लो, इस तरह के लॉजिक सोच लो, सबसे बड़ी वाली लेंथ ले लेंगे, छोटी वाली लेंथ ले लेंगे, उससे तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा मेरा। जब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, इस तरह की फाइन स्ट्रिप्स को कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कुछ भी समझ में आया? क्यों इसका महत्व निकल के आ रहा है, क्यों मैंने यस सर। में काटा? छोटे स्ट्रिप्स में काटने से ये इर्रेगुलरिटी खत्म हो गई, अजीबोगरीब टाइप की। सही है, सॉल्व कैसे करेंगे वो बाद की बात है। क्या एक बेसिक मेथड जनरेट हुआ कि हाँ भाई हमें ऐसे करना है, ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिए। बोलो, किसी को डाउट हो पूछो। यस सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर वो ट्रायंगल का एरिया नेग्लिजिबल है, पर अगर ढेर सारे में वो सबको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तब तो टोटल एरिया में से कुछ ये डिडक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल तो होगा एक्यूरेट डिडक्ट। नहीं रहेगा ये। नहीं नहीं, यही तो बात है। सवाल देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। सर्कल देखा, सर्कल सर्कल हाँ। थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा फील करेंगे फिर उसको, ठीक है। ओके, ये अपना सेंटर, मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक स्ट्रिप पकड़ बेटा, ये क्या एक स्ट्रिप हो गई बेटा? बता, एक स्ट्रिप में कितनी लाइन होंगी, एक की दो? मतलब स्ट्रिप अगर काटनी है तो दो लाइन दिखनी चाहिए ना। हाँ, 2 लाइन। Yes, sir. हाँ, ये दो लाइन है, दिख रही है दो लाइन? दिख रही। यही बताना चाह रहा था। ये dx है, dx की क्या थिकनेस बोलेगा बेटा, बोल। 0, बहुत ज्यादा था। अच्छा, सोचना अभी इसके बगल वाले का सोच, इसके बगल में एक स्टेप मैं थोड़ा दूर ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टेप, इसकी भी थिकनेस बहुत छोटी है भाई, ठीक है। इसका y बदला नहीं बदला, इसमें जो y था क्या इसका भी y वही है क्या? इसका अगर y1 लेता हूँ
ये लेंथ y1 है, तो ये लेंथ y1 ही होगी कि कुछ और होगी बगल वाले स्ट्रिप की। अब देखना बेटा, अगर ऐसी लाइंस में मैंने इस पूरे गोले को काट दिया, क्या कोई भी एरिया बचेगा? ये बताना। किसने पूछा था डाउट? कहाँ गया? नहीं सर। समझ आ रहा है? यही रीजन है, क्योंकि एक्चुअली जो dx है ना वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। dx इज ऑलमोस्ट जीरो, देन यू कांट क्रिएट अ डिफरेंस। आएगा भी ना, अगर डिफरेंस आता है ना, तो जैसे मान ले तेरा एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो तेरा जो एक्चुअल एरिया आएगा वो आएगा 100.000000000 चलता रहे 1, इतना इतना फर्क आएगा। कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं सर। हमें बड़ा लग रहा था, पता है? कोई सेंस है इस बात का? हाँ, अभी तुम्हें लग रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे अच्छा खासा। एक्चुअली है ही नहीं, ये एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इतनी मोटी थिकनेस की स्लिप मतलब जो स्ट्रिप है ही नहीं यार, इतनी स्ट्रिप है ही नहीं, ये बहुत पतली है, बहुत पतली है। तो ऊपर का जो इफेक्ट आएगा वो मतलब ना के बराबर ही आता है। तो हम इतने भी एक्यूरेट नहीं है कि भैया एकदम लास्ट तक कैलकुलेट करके डाल दें, वो वाला काम करते ही नहीं हम। समझ आ रहा है? इतना तो हमारा रेडियस के अंदर जब तुम नापोगे ना किसी चीज को, तभी एरर आ जाएगा। अच्छा, कोई तुमने सर्कल बनाया, उसको नापते कैसे हो? उसका रेडियस कैसे नापते हो बताओ? स्केल से। स्केल से नापते हो ना, मतलब एक जैसे तुमने वो क्या बोलते हो, कंपास, कंपास लिया, सेंटर लिया, पेंसिल हाँ लगाई, और फिर उस पेंसिल को चेक करते हो, मतलब स्केल पे रख हाँ के। सर। अबे उसी में एरर आ जाता है, 1 mm का तो वही एरर है। स्केल के डिवीजन देखोगे कहाँ से होते हैं? ऐसे होते हैं ना डिवीजन, कुछ कुछ 5 5 5 5 के हर जगह, ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही होता है ना बेटा स्केल कुछ कुछ। यस सर। अब मान ले तूने लाइन खींची और मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, बताना इसकी क्या रीडिंग दूंगा मैं? भाई सर अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसको हम लोग गिनो, ये पॉइंट है 1 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट है 2 सेंटीमीटर का, ये वाली लाइन बड़ी वाली। सर 1.4 4 कर या 5 कंफर्म के बोल बीच। सकती है 4 कि 4 से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं कम? सर, देखना, देख, थोड़ा कम ज्यादा है, और जूम कर दीजिए। देख रहा है फर्क? यस हाँ सर। सर। ना तो मैं 4 बोल सकता हूँ, ना तो मैं 5 बोल सकता हूँ। अब ऐसा करूंगा क्या कि ये 4 और 5 के बीच में है सर? कंसीडर करते सर हैं। सर 1.42 सर, 1.42 सर्टेन हो क्या? उतना थोड़ी कंसीडर करते सर। हाँ, तो क्या लोगे तुम? जनरली 1.4 ही ले लोगे ना इसको, अगर जनरलाइज फील करते हो तो। हाँ 1.4। तो एरर ला दिया ना तुमने ऑलरेडी, और तुम्हारा एरर काफी कंसिडरेबल है, इस इंटीग्रेशन के एरर से तो बहुत ही ज्यादा है। इंटीग्रेशन का तो एरर पता नहीं कितने जीरो लेके आ रहा है साथ में अपने, ठीक है? तुम्हारा एरर क्या है? तुम बोल रहे हो 1.4, पर एक्चुअली वैल्यू 1.4 समथिंग है, तो तुम्हारा तो यहीं पे एरर आ गया। बताओ, इस ये जो नेक्स्ट डिजिट है, मतलब तुम्हारा 1.0 कुछ करके कुछ एरर तो तुम्हारा यहीं जनरेट हो। कुछ भी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इसलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है ना जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है हमें, ठीक है? हाँ, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एरर नहीं है, यस द एरर इज देयर, बट वी हैव मिनिमाइज्ड इट सो मच दैट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। मतलब बहुत लेवल तक हमने उसको रिड्यूस कर दिया। कुछ समझ आ रहा है बेटा? ओके, अब वो यस डाउट नहीं, सर। अब वो डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बकवास लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? ये अपन बात करेंगे बाद में। अच्छा,
ओके, तो ये अपने को समझ में आ गया कि ये 1.4 और इस तरह का फैक्टर रहेगा हमेशा, मतलब एरर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा टूल आया जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई बात इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की कि क्यों काम आ रहा है। तो बेसिकली एरिया कैलकुलेट करने के काम आ रहा है, कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है। पर उससे पहले हम इसको एक जनरल इसका मेथड सीखें कि इंटीग्रेशन करते कैसे, ये भी एक सवाल है। इंटीग्रेशन करना भी तो आना चाहिए, जैसे तुम्हें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये भी सीखना जरूरी है। समझ में आता है बेटा? तो एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कंसेप्ट वाला एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट अ फंक्शन y बराबर, सभी लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अबे मर जाएंगे आधे, सिंपल लो पहले, एक्स क्यूब ले लो। इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या बेटा? 3x Yes, sir. स्क्वायर। यस सर, हाँ, 3x स्क्वायर। ये जीत गए। तो dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। सही, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मजा आया, एकदम शानदार। अच्छा जरा इसको देखना, एक और फंक्शन है साइड में, y1 बराबर एक्स क्यूब प्लस 3। एक साथ में एक और फंक्शन है y2 बराबर एक्स क्यूब माइनस रूट 2। सर दोनों, दोनों का वही होगा। हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 3x स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 3x स्क्वायर। मतलब हर केस में डिफरेंशिएशन तो भाई साहब 3x स्क्वायर ही आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस को समझना है, ठीक है। मतलब इस वाले फंक्शन से मुझे कहां पहुंचना है, अगर इंटीग्रेट करूं तो ऊपर पहुंच जाना चाहिए, सही है। तो फॉर यस रिवर्सिंग सर। व्हाट वी शुड डू, देखना क्या ऐसी कुछ बात करी थी मैंने, इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ कुछ बोला था शायद मैंने, है ना, याद है? यस सर। इससे क्या आ जाएगा, y आना चाहिए, लॉजिकल है, ठीक है। ओके, देखो dy बाई डी एक्स है कितना बेटा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब होना चाहिए, सही बात है। अच्छा अगर इसको बनाना है इस तरीके से तो क्या करना चाहिए बताओ? थोड़ा सा मैनिपुलेशन आता है तुम लोगों को, थोड़ी खोपड़ी चला सकते हो? क्या करूं मैं, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब, तो पावर एक बढ़ा दी जाए, है ना, और एक्स क्यूब बनाना है तो डिवाइडेड बाई 3 कर ली जाए। कुछ फॉर्मूला मैच कर रहा है? एक्स की पावर n सर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x n माइनस 1 होता था। बोलो, ठीक है। यस सर। अगर उल्टा जाना, उल्टा उल्टा जैसे उलट के जाना है तो क्या करें भाई, इस वाली टर्म को इसमें +1 कर दिया जाए और डिवाइडेड बाय n कर दिया जाए, तभी बन सकता है। मतलब अगर दोबारा x की पावर n तक पहुंचना है तो, मुझे समझ आ रहा है? यस सर। मतलब ये लॉजिक जनरेट किया मैंने, सिर्फ लॉजिक, ठीक है। तो यहां से इस फंक्शन को वापस से रीअरेंज करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला जनरेट हुआ, जो कि आप रट लोगे, वो मुझे पता है, रटना है भी, लॉजिकल है, कि इंटीग्रेशन ऑफ xn इंटू डी एक्स होता है, एक पावर बढ़ जाती है, देख एक पावर बढ़ाई +1, ठीक है, और जो ऊपर में लिखा होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा देखना, पूरा n आ जाएगा, n माइनस 1 + 1 क्या आ गया, n, यहां पर ऊपर में क्या आ रहा है, n + 1, तो जो ऊपर में लिखा है वही चीज नीचे में डिवाइड करके लिख दी जाती है। पहला फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर n के लिए जनरेट कैसे हो रहा है, लॉजिक से। कुछ समझ में आया? नहीं भी आया तो भी चलेगा, डायरेक्ट रटना तो है ही, मैं कुछ कर नहीं सकता।
मैंने थोड़ा लॉजिक जनरेट करने की कोशिश की है, अगर जनरेट हो जाता तो ठीक है, नहीं भी होता है तो और भी ठीक है। अब बताओ इस वाली कंडीशन में 3 कांस्टेंट है बेटा, वो हमेशा ही बाहर जाता है, एक बात ध्यान रखना। कांस्टेंट टर्म के साथ में कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर रहेगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, n कितना है 2, तो मेरे ख्याल से x डिवाइडेड plus बाय 1 डिवाइड बाय 2 + 1 सही है। कितना आ गया? आया x3। यस सर। इसके साथ में एक जोड़ा जाता है चमगादड़ सी, ये जरूरी है जोड़ना। कोई बता सकता है ये सी है क्या? कभी सुनाओ। सर कांस्टेंट हाँ, इसे बोलते हैं बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब अगर प्रॉपर मैथ की भाषा में बोलें तो दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक नंबर है 7, 4, √3, √5 कुछ भी हो सकता है। ये मैंने क्यों जोड़ा, ये समझ में आ रहा है? कोई बता सकता है? ऊपर तुम्हारे सामने 3 फंक्शन मैंने दिए थे, तुम्हें दिखना चाहिए कि ये क्यों जोड़ा गया। कोई एक्सप्लेन कर पाए, मजा आ जाएगा कि वाई वी हैव एडेड सी। इंटीग्रेशन तो अपनी जगह, कुछ फालतू लॉजिक भी दोगे तो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फालतू लॉजिक से ही सही लॉजिक जनरेट होते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई, आंसर यहाँ छुपा हुआ है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। कहाँ? यहाँ। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सी क्यों जोड़ा, डायरेक्ट x³ नहीं लिख सकता था? क्योंकि कांस्टेंट हो सकता है ना वहाँ पे, हम लोग को पता थोड़ी है। यस, चलो बहुत बढ़िया, मजा आया। कांस्टेंट हो सकता है, होगा कि नहीं ये कौन कह सकता है? इसका उल्टा सोचो, तुम थोड़ा सा उल्टा सोचो। x³ + c का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x²। तो 3x² एक जनरल टर्म है। ऊपर क्या फंक्शन था मुझे नहीं पता है, इसके जस्ट एक ऊपर में y = x³ हो सकता था, जैसे पहले वाले कंडीशन में था। क्या y1 = x³ + 3 नहीं हो सकता था? अगर मैं सिर्फ आपको ये बोल दूं, मैंने आपको क्वेश्चन सिर्फ ये दिया, देखो कि आई हैव टेकन अ क्वेश्चन लाइक दिस, कि मेरे पास में एक फंक्शन है y = x², इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ भाई, y × dx, ये कितना आएगा? बताओ क्या आएगा, बोलो। अरे सर इंटीग्रेशन, s³/3। हाँ x³/3। लॉजिक कैसे किया? मैं पूरा एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ। n+1 यस सर। करेक्ट सर ये सब प्लस सी होगा सर। हाँ, अब रुक जा 1 मिनट रुक जा बेटे। हाँ, अब तुमने ये बोला कि सर एक बार मान लो मैंने सी वाला लॉजिक अभी सिखाया ही नहीं, x³/3, तो कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ x³/3 हो? क्या ये नहीं हो सकता x³ - 1, इसका डिफरेंशिएशन करना? क्या डिफरेंशिएट करके ये नहीं आ जाएगा? बताओ ऊपर वाला टर्म यस सर। आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा x³/3 + पाई का डिफरेंशिएशन, फिर यही है। ठीक है, तो क्या ये जो साथ में जो चल रहा है टर्म, क्या इस पे मैं सर्टेन हूं कि ये क्या वैल्यू होगी? एम आई सर्टेन? नो सर। हेल नो, आई डोंट नो अबाउट इट। तो अगर ये सर्टेनिटी नहीं है, तो हम जो चीज पे अनसर्टेन होते हैं, तो उसके लिए एक जनरलाइज टर्म बना ली मैंने कि भाई यहाँ पर एक कांस्टेंट सी जुड़ना चाहिए, वो सी कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फंक्शन। सी 0 हो गया तो वेल एंड गुड, x³/3 हो जाएगा। पर 1 वाले को भी मैंने निगलेक्ट नहीं किया है, क्या पता क्वेश्चन ने क्या सेट किया हुआ है। तो कभी तुमसे कभी पूछे कोई कि ये इंटीग्रेशन में सी क्यों लाया गया, तो उसका लॉजिक क्या है कि भाई जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट टर्म का तो वो 0 हो जाता है। तो आप कभी भी इंटीग्रेट करके
डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो वो कांस्टेंट टर्म वहां पे है नहीं है क्या नहीं है वो कुछ पता नहीं। क्या कुछ भी समझ में आया क्यों लगाया गया ये सी? चमकादड़ यस सर। पता होना चाहिए इसका महत्व क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम किसके साथ में, डिफरेंशिएशन के साथ में प्रॉब्लम है कि कांस्टेंट टर्म को वो मानता ही नहीं, उसको जीरो ही कर देता है हमेशा। ये उसकी लिमिटेशन रही है। लिमिटेशन क्या है, मतलब उस तरह का फंक्शन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का प्रोसीजर है उसका कि वो कांस्टेंट टर्म को निपटा देता है। तो अगर इंटीग्रेशन को रिवर्स करना है उस चीज को, तो वहां पे जो कांस्टेंट टर्म थी उसका तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंशिएटेड फंक्शन में तो मिलेगा नहीं। तो उसको सेफ साइड होने के लिए उसको एक जबरदस्ती एक कांस्टेंट टर्म अटैच करनी पड़ती है, जिसकी वैल्यू एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप नहीं बता सकते। क्या इतना समझ में आया? यस सर। सर तो Yes, वैल्यू sir. कैसे निकालेंगे उसका? वैल्यू बेटा निकाली जाएगी जब आपको कोई एक इंफॉर्मेशन दी जाए। जैसे उसने ऐसा बोल दिया कि मान लो जो भी ये फंक्शन है, जैसे इंटीग्रेट करके आया कुछ फंक्शन आया, लेट्स से इसका नाम देते हैं आई। उसने बोला है एट x बराबर 3 i वाज 4। तो क्या सीन ही निकाल लेगा बेटा, बता? ये क्वेश्चन ने अगर गिवन कर दिया कि x बराबर 3 पर i की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो देख यहाँ पे x 3 डाल दूंगा, i की वैल्यू 4 डाल दूंगा, क्या सी निकल नहीं जाएगा? बताओ, बोलो 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 बेटा, कहाँ गए? Yes, sir, निकाल रहे हैं। हाँ, तो वो इसके लिए अपने को एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, पर इतने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है फॉर कैलकुलेटिंग सी, रिक्वायर्ड फॉर सी। सी अगर चाहिए तो आपको एक कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होगी जिसपे आप और वैल्यू लगा के कुछ चेक कर सकें। खैर वो चीज़ें बाद में पता लगेंगी, फिलहाल पहले बताओ यहाँ तक क्लियरिटी आई, क्यों काम आ रहा है, कैसे काम आ रहा है? सही है, Yes. मैं ज्यादा ज्यादा खोपड़ी उड़ाऊंगा यस नहीं। सर। हाँ हाँ, ज्यादा खोपड़ी नहीं उड़ानी, समझ आ रहा है?